हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रिवीजन सीरीज़। हम बात कर रहे थे रेडियो एक्टिविटी में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडियो एक्टिविटी हमने किया था, ये एक तरह का न्यूक्लियर फिनोमिनन है। वाई इट इज़ नोन एज अ न्यूक्लियर फिनोमिनन? क्योंकि ये न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस के साथ लिंक्ड है। तो न्यूक्लियस से हमारे पास रेडिएशंस निकलती हैं, अल्फ़ा बीटा गामा। तो ये रेडिएशंस को हम स्टडी करेंगे, उस प्रोसेस को, अल्फ़ा बीटा गामा निकलने की प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। बेकवर्ल्ड, हेनरी बेकवर्ल्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने यूरेनियम सॉल्ट को रैप किया पेपर में, उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट पे रखा। तो उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि जो यूरेनियम सॉल्ट है वो कुछ रेडिएशंस एमिट करता है अपने आप ही, जो कि फोटोग्राफिक प्लेट को भी अफेक्ट की थी। बेकवर्ल्ड के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कंक्लूजन निकाला था कि जो हमारे पास यूरेनियम सॉल्ट है वो खुद से रेडिएशंस एमिट करता है। उन रेडिएशंस को बाद में अल्फ़ा बीटा गामा बोला गया, और वो जो प्रोसेस है उसको रेडियो एक्टिविटी बोला गया। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया कि कौन से एलिमेंट्स को रेडियो एक्टिव बोला जाएगा और कौन से को नहीं बोला जाएगा। तो ये है उसका कंक्लूजन कि जिनका एटॉमिक नंबर 20 से कम है, जिनका एटॉमिक नंबर 20 से कम है, उसमें न्यूट्रॉन, जिनके न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं वो स्टेबल है। जिनके न्यूट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे प्रोटॉन से वो अनस्टेबल बोले जाएंगे। तो सिमिलरली जिनका एटॉमिक नंबर 20 से ज़्यादा है, तो जिनके न्यूट्रॉन्स इक्वल हो गए प्रोटॉन्स के वो अनस्टेबल हो गए, ज़्यादा वाले स्टेबल हो जाएंगे। तो जहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा है प्रोटॉन से वो स्टेबल है। नेक्स्ट, 80 से ऊपर सारे के सारे एलिमेंट्स को रेडियो एक्टिव बोला जाता है, क्योंकि उनमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से। तो मीन्स वो अनस्टेबल है, वो एमिट करेंगे रेडिएशंस। तो 80 के ऊपर सब एलिमेंट्स को हम रेडियो एक्टिव बोलते हैं, क्योंकि उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। फिर से रेडियो एक्टिविटी क्या है? एक न्यूक्लियर फिनोमिनन है। इसमें हमारे पास या अल्फ़ा और गामा निकलेगा या बीटा और गामा निकलेगा। अल्फ़ा और बीटा इकट्ठे नहीं निकलते, इधर अल्फ़ा और गामा और बीटा के साथ गामा। तो हमारे पास इसके साथ ये निकल सकता है, इसके साथ ये निकल सकता है, इन दोनों को इकट्ठे नहीं। अब हमने बोला रेडियो एक्टिविटी क्या है? एक न्यूक्लियर फिनोमिनन है, न्यूक्लियस के साथ लिंक्ड है। रेडियो एक्टिविटी में फिजिकल और केमिकल चेंजेस का कोई इफेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये एक न्यूक्लियर, अगेन क्योंकि ये एक न्यूक्लियर फिनोमिनन है, न्यूक्लियस के साथ लिंक्ड है। अगर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स के साथ लिंक्ड होता तो फिजिकल और केमिकल चेंजेस का इफेक्ट आता। फिजिकल चेंजेस मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये सब चीज़ें हमारे पास फिजिकल है। केमिकल पढ़ते थे, केमिकल जिससे केमिकल कॉम्पोजिशन हमारे पास चेंज हो जाती है। बट यहाँ ये जो प्रोसेस है ये ना ही फिजिकल चेंज है ना ही केमिकल चेंज है, न्यूक्लियस के साथ लिंक्ड होने की वजह से न्यूक्लियर फिनोमिनन है और बहुत रैंडम है, स्पॉन्टेनियस है। ये प्रोसेस हमारे पास स्पॉन्टेनियस है। हमने बोला यूरेनियम सॉल्ट अपने आप रेडिएशंस एमिट करता है। तो रेडिएशंस एमिट करना कौन सी अल्फ़ा बीटा गामा। तो हमने बोला या तो अल्फ़ा और गामा आएंगी या बीटा और गामा आएंगी, अल्फ़ा बीटा इकट्ठे नहीं। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी मीन्स इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इनटू अल्फ़ा बीटा एंड गामा रेज। तो ये हमारे पास रेडियो एक्टिविटी है। कैसी है? रैंडम फिनोमिनन है। बेसिकली इसको न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी बोला जाता है, इसीलिए न्यूक्लियर फिनोमिनन भी है। फिर हम बोलते हैं कि कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंजेस का कोई इफेक्ट नहीं आता, उसके रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आता, रेट ऑफ डिके पे कोई इफेक्ट नहीं आता। तो ये हमारे पास रेडियो एक्टिविटी हो गई। Z लेस देन 20, जहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स के इक्वल होंगे वो स्टेबल होंगे। जहाँ Z ग्रेटर देन 20, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जहाँ ज़्यादा हो गए प्रोटॉन से वो स्टेबल हो गए। Z ग्रेटर देन 80, ऑल आर रेडियो एक्टिव। Why? Because for those elements number of neutrons are much greater than the number of protons. इसलिए वो हमारे पास क्या हो जाएंगे? नेचुरल
नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो नेचुरल रेडियो एक्टिव कौन से हैं? अबव 80। तो अब रेडियो एक्टिविटी में मिलता क्या है? अल्फा बीटा और गामा मिलता है। तो अल्फा बीटा और गामा को स्टडी करेंगे कि इसमें हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। बात करते हैं सबसे पहले अल्फा रेज की। अल्फा क्या होता है? चलिए आगे करेंगे अल्फा बीटा और गामा। रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर फिनोमिनन है, न्यूक्लियस के साथ लिंक्ड है, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स के साथ लिंक्ड नहीं है और स्पॉन्टेनियस है, रैंडम फिनोमिनन है। अल्फा या गामा निकलेगा, बीटा या गामा निकलेगा, अल्फा और बीटा नहीं निकलेगा। अब हमने बोला हमारे पास 80 अबव जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनको नेचुरल रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस बोला जाता है। नेक्स्ट आ गए बेटा हमारे पास अल्फा रेज। तो अल्फा रेज, अल्फा पार्टिकल्स कौन से होते हैं? सबसे पहले तो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं हीलियम के न्यूक्लियस को हम अल्फा पार्टिकल कंसिडर करते हैं। सबसे पहले हीलियम का एटॉमिक नंबर, केमिस्ट्री 9th क्लास पता है ये हमें। हीलियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास हो गया 2। तो अगर एटॉमिक नंबर 2 है इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 प्रोटॉन्स एंड 4 - 2। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? A - Z। तो जब हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर जाता है, जब हम किसी को कोई चीज़ डोनेट करते हैं तो पॉजिटिव साइन आता है हम पे, अच्छा काम किया हमने। तो मीन्स हीलियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए तो हीलियम पे आ गया 2+। तो 2+ मीन्स उसने जब 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए उसके पास क्या रह गए? 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स रह गए। ये बन गया हमारा अल्फा पार्टिकल। तो बेसिकली हीलियम के न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। उसके पास 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 न्यूट्रॉन्स हैं, तो बेसिकली न्यूक्लियॉन्स हैं। तो हीलियम का न्यूक्लियस एक अल्फा पार्टिकल है। चले आगे। नेक्स्ट 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन्स का कोई चार्ज नहीं। तो ओवरऑल चार्ज कितना आ जाएगा इसमें हमारे पास? अगर हम चार्ज की बात करें तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज होगा 2p। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? 1 AMU। हमारे पास 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यही होता है प्रोटॉन का चार्ज। मास बोल दिया। तो मीन्स अगर हम प्रोटॉन के चार्ज की बात करते हैं तो प्रोटॉन का चार्ज है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 2 प्रोटॉन्स मतलब 2 × तो बेसिकली 2e + 2e, ये प्रोटॉन का चार्ज हो गया। मास, किसी भी एटम का न्यूक्लियस उसका मास डिफाइन करता है। ये हमने देखा है कि हमारे पास अगर हमें किसी भी चीज, किसी भी एटम का मास देखना है तो बेसिकली जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास कौन डिफाइन करेगा? एटम में इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल्स में, ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो एटॉमिक मास मतलब न्यूक्लियस का मास, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हमारे पास कितने टाइम्स छोटा होता है मास ऑफ प्रोटॉन से? 1837 टाइम्स। या हम बोल सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? 1 AMU, 1.67 × 10⁻⁻27 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 9.1 × 10⁻31 kg। तो 10⁴ का डिफरेंस है। इतना डिफरेंस होने की वजह से हम निग्लेक्ट कर देते हैं। तो बेसिकली एटॉमिक मास किसकी वजह से होता है? न्यूक्लियस की वजह से। अब न्यूक्लियस में कितने हैं पार्टिकल्स, कितने न्यूक्लियॉन्स हैं? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो गए हमारे पास 4। 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स मिला के क्या बन गया? मिला के बन गया 4 × मास ऑफ ईच प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे लेते हैं? न्यूट्रॉन का मास भी हम सेम ले लेते हैं बट थोड़ा सा फर्क होता है, थोड़ा सा। तो हम बोलते हैं इसके मास को हम 1 AMU बोल सकते हैं, 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं? 4। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 4 हो गए तो मास हो गया 4 AMU। ये नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 4, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल वो कितना हो जाएगा? 4 AMU। कितना हो गया? 4 AMU हो गया। हमने क्या बोला? अल्फा रेज, अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं?
हीलियम का न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स हो गए हमारे पास। चार्ज हमने बोला जितना प्रोटॉन का है, एक प्रोटॉन का होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो कितना हो जाएगा अल्फा पार्टिकल का? +2e। मास निकालना है, एटॉमिक मास न्यूक्लियस की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन्स के मास को हम निग्लेक्ट कर देते हैं, छोटा है एज कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इसलिए हमारे पास मास कितना आ गया अल्फा पार्टिकल का? 4 AMU आ गया। आगे चलते हैं, अल्फा पार्टिकल का चार्ज किया, मास किया। अब ये कितनी स्पीड से चलते हैं? तो स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 10⁻⁷ मीटर/सेकेंड, जो कि ज़्यादा है। बट अगर हम बीटा और गामा को कंपेयर करेंगे तो कंपैरेटिवली उनके कंपैरेटिवली स्लो है। वैसे तो ज़्यादा है 10⁻⁷ मीटर/सेकेंड, बट इट इज लेस दैन द स्पीड ऑफ किसकी स्पीड ऑफ बीटा एंड गामा। तो ये हमने स्पीड की बात की। मास, अब मास इसका ज़्यादा है, कितना? 4 AMU। और चार्ज हमारे पास +2e, पॉजिटिवली चार्ज है, मास 4 MU है। तो अगर हम स्टडी करना चाहें, अगर हम इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो यस इट इज डिफ्लेक्टेड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। डिफ्लेक्ट होगा क्योंकि बीइंग पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो ये डिफ्लेक्ट होता है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में। लेकिन इसका मास ज़्यादा है, इसका मास बीटा और गामा से कंपेयर करें, हमने बोला इसका मास ज़्यादा है तो ये कम डिफ्लेक्ट होगा। सो इट इज डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बट लेसर देन अदर्स। क्योंकि कैसा है ये? हैवी है, मोटू है। एक मोटू को दौड़ाएं और एक पतलू को दौड़ाएं तो क्या होगा? मोटू थोड़ा स्लो रह जाएगा, पतलू थोड़ा आगे तक भाग जाएगा। तो मीन्स हैवी है, हैवी होने की वजह से स्पीड थोड़ी कम हो गई, ज़्यादा नहीं डिफ्लेक्ट कर पाया। इसी वजह से नेक्स्ट हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज हैं, आयनाइजिंग पावर एंड पेनिट्रेटिंग पावर, कि पेनिट्रेशन कितनी है। तो आयनाइजिंग पावर हमारे पास क्या आ गई? अल्फा पार्टिकल आया, यहाँ एक एटम पड़ा है, उसके साथ जाके कोलाइड कर रहा है, उसको बोल रहा है एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल। उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के उसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, या उसमें से हमने बोला उसको आयनाइज करना, मतलब एक न्यूट्रल एटम को आयन में कन्वर्ट करना। तो आयन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? या ले लो या दे दो, या इलेक्ट्रॉन निकाल दो या इलेक्ट्रॉन दे दो। तो सपोज गया, उसने बोला चल बाहर, उसमें से इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्ट करवाया और उसको चार्ज बना दिया। तो आयनाइजिंग पावर इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है जाके इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देना। किसी में एबिलिटी होती है ना, इतना मोटिवेट करते हैं कि सारी नेगेटिविटी माइंड की बाहर चली गई। तो ये वही मोटिवेटर है, आया, मोटिवेट किया और उसको चार्ज कर दिया कि चलो एग्जाम्स आ गए, पढ़ना स्टार्ट करो, है ना। तो मीन्स हमारे पास आयनाइजिंग पावर क्या है? आयनाइजिंग पावर अल्फा पार्टिकल की आयनाइजिंग पावर 100 टाइम्स ज़्यादा है बीटा पार्टिकल से, और 10,000 टाइम्स ज़्यादा है गामा पार्टिकल की आयनाइजिंग पावर से। फिर से अल्फा पार्टिकल की आयनाइजिंग पावर 100 टाइम्स ज़्यादा है बीटा पार्टिकल से। बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर है अल्फा पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिविटी लेके आया है। तो मीन्स आया और बोला चलो सारी नेगेटिविटी निकालो, कोई बात नहीं, हम अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो मोटिवेट कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। तो मीन्स अल्फा पार्टिकल एक बहुत अच्छा मोटिवेटर है। उसने क्या करना है? उसने आयनाइज करना है। तो मीन्स हमारे पास उसकी जो आयनाइजिंग पावर है बीटा से 100 टाइम्स ज़्यादा है, गामा से 10,000 टाइम्स ज़्यादा है। तो अब हो गई आयनाइजिंग पावर। बट अगर ये किसी चीज़ में पेनिट्रेट करता है, इसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा नहीं है। मोटा है ना बेचारा, जाके थक जाता है, जल्दी जाएगा और जल्दी से एनर्जी ख़त्म हो जाएगी हमारे पास। हैवी है, थोड़ा हेल्दी होने की वजह से ज़्यादा नहीं भाग पाता, थोड़ा सा भाग के फिर थक जाएगा, फिर रेस्ट लेगा। तो इसका मतलब पेनिट्रेशन पावर क्या है? कम है। इसी ऑर्डर में पेनिट्रेशन रिवर्स हो जाएगी। तो अगर हम पेनिट्रेशन डिस्कस करें, हमारे पास इसकी पेनिट्रेटिंग पावर कितनी है? तो पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल, इट इज़ 1/100 टाइम्स द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ बीटा।
100 टाइम्स कम है। बस याद रखना, जितनी आयनाइजिंग पावर ज़्यादा है पेनिट्रेटिंग उसी का रिवर्स है। अगर आयनाइजिंग पावर अल्फा की ज़्यादा है तो पेनिट्रेटिंग पावर गामा की ज़्यादा हो जाएगी, रिवर्स ऑर्डर बस। तो मतलब पेनिट्रेशन मोटा तगड़ा होने की वजह से ज़्यादा नहीं भाग पाया, गया और धस गया। तो मीन्स अल्फा पार्टिकल कितना है पेनिट्रेशन पावर? 1/100 टाइम्स। सिमिलरली पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ बीटा, हमारे पास अल्फा को अगर हमें कंपेयर करना है गामा से तो रिवर्स 1/10,000। यहाँ 10,000 टाइम्स है, यहाँ 1/10,000, यहाँ 100 टाइम्स है तो 1/100 टाइम्स। तो ये पेनिट्रेटिंग पावर है किसकी? अल्फा पार्टिकल की। फिर से अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? बहुत अच्छे मोटिवेटर है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। हीलियम का न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल बताता है और हमारे पास इसका चार्ज कितना है? चार्ज 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि न्यूक्लियस में 4 ही तो चीज़ें हैं, 2 प्रोटॉन हैं 2 न्यूट्रॉन्स हैं। अब प्रोटॉन्स का जो चार्ज होगा वही चार्ज होगा, न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल हैं। तो 2e हो गया हमारे पास। एटॉमिक मास किसकी वजह से होता है? न्यूक्लियस की वजह से। इलेक्ट्रॉन्स को निगलेक्ट कर देते हैं, क्यों? इतने टाइम्स कम है। फिर हमने बोला स्पीड, तो स्पीड है 10⁻⁷। तो स्पीड हमारे पास वैसे ज़्यादा है, बट अगर हम बीटा और गामा से कंपेयर करें तो कम है। फिर हमने बोला ये डिफ्लेक्ट कर जाता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में। डिफ्लेक्ट क्यों करता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो हमारे पास चार्ज तो है ना, जाएगा तो कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आएगी, है ना। बट क्योंकि मास ज़्यादा है तो बेचारा थोड़ा कम डिफ्लेक्ट करता है, मास ज़्यादा है तो थोड़ा कम पेनिट्रेट करता है। आयनाइजिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा मोटिवेटर है, जाएगा और आयनाइज कर देगा, है ना। तो मीन्स उसको चार्ज कर दिया हमारे पास। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पेनिट्रेटिंग पावर की। लेस पेनिट्रेटिंग है, क्यों? रिवर्स ऑर्डर, इससे रिवर्स ले लो, बस ऐसे याद रख लो। इसकी हमारे पास अगर 100 टाइम्स है तो इसकी 1/100 टाइम्स होगी। तो ये स्कैटर भी होता है। अगर हम थिन फॉइल्स के साथ इसको कंटैक्ट में लेके आते हैं, गोल्ड फॉइल के साथ, सपोज रदरफोर्ड ने यही तो एक्सपेरिमेंट किया था, थिन गोल्ड फॉइल पे अटैक करवाया किसका? अल्फा पार्टिकल्स का। तो जब वो थिन गोल्ड फॉइल पे अटैक किया तो स्कैटर कर गए, आए और उनके पास आके स्कैटर कर गए। तो इसका मतलब जब ये थिन गोल्ड फॉइल के पास या थिन फॉइल्स के पास आता है तो ये स्कैटर कर जाता है। तो ये है हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स। अब अल्फा पार्टिकल्स की अगर हम इक्वेशन करें कि हमारे पास कैसे बनते हैं अल्फा पार्टिकल्स, तो अगर हमारे पास कोई एक न्यूक्लियस है, हमने बोला अगर हमारे पास एक न्यूक्लियस है, सपोज हमने लिया X, एटॉमिक नंबर Z, मास नंबर A, हमने बोला ये हमारे पास हो गया एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर Z है, मास नंबर कितना है? A है। अब हमें इसमें से अल्फा पार्टिकल निकालना है। अल्फा पार्टिकल कितना होता है? 4He2, अभी डिफाइन किया, 4He2 हमारे पास होता है अल्फा पार्टिकल। मीन्स अगर हमने बोला हमारे पास कोई भी हमने न्यूक्लियस कंसिडर किया है, हमें उसमें से अल्फा पार्टिकल बाहर निकालना है तो हमें बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मास लगाएंगे, हम एनर्जी बोलेंगे जितनी ये देगा, इसमें थोड़ी सी साथ में एनर्जी भी रिलीज होगी। क्या होगा? जब हमारे पास ये डिसइंटीग्रेट करेगा, एक अल्फा पार्टिकल दिया, एनर्जी रिलीज हुई कि हमारे पास दोनों साइड बैलेंसिंग होनी चाहिए, तो अब हम करते हैं इसकी कंजर्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जब कंजर्वेशन लगाएंगे कि सपोज हमारे पास यहाँ पार्टिकल Y आया तो यहाँ मास नंबर A था, यहाँ इसमें से 4 कम हुआ है, मीन्स 4 बाहर निकलना चाहिए, तो मास नंबर में से 4 बाहर निकला तो कितना आ गया? A-4। हीलियम न्यूक्लियस है, हीलियम न्यूक्लियस मीन्स अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल का मास नंबर ऊपर 4 ले लिया, एटॉमिक नंबर 2 ले लिया। बेसिकली हम क्या बोलते हैं इसकी? चार्ज टू मास रेशियो ले ली हमने। चार्ज 2 है ना, मास 4 है ना, तो चार्ज टू मास रेशियो आ गई हमारे पास। अब हमने इसको डिसइंटीग्रेट किया, तो जब हमने किया हमने बोला इसका मास नंबर 4 से कम हुआ, इसका एटॉमिक नंबर कितने से कम होगा? 2 से कम होगा। तो ये आ गई हमारे पास अल्फा की इक्वेशन कि डिसइंटीग्रेशन होगी, अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी। फिर से अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? हीलियम का न्यूक्लियस है, अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस है, उसका चार्ज 2 है, मास 4 AMU है, तो चार्ज टू मास रेशियो लिख ली हमने। हमारे पास जो एटॉमिक मास है वो किसकी वजह से होता है? न्यूक्लियॉन्स की वजह से है। कितनी स्पीड से चलते हैं? 10⁻⁷ की स्पीड से चलते हैं। आयनाइजिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, मोटिवेट डिमोटिवेट करेंगे इंसान को, मतलब माइंड चेंज कर देंगे इंसान का। तो माइंड चेंज करने में 100 टाइम्स देन बीटा, 10,000 टाइम्स देन गामा।
पेनिट्रेटिंग पावर कम है रिवर्स आयनाइजिंग का, जितनी ये ज़्यादा है उतनी यहाँ कम हो गई। डिफ्लेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में, क्यों डिफ्लेक्ट करते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से डिफ्लेक्ट किए, बट क्योंकि मोटे हैं ना, हट्टे कट्टे हैं, तो थोड़ा कम डिफ्लेक्ट करते हैं, थोड़ा कम पेनिट्रेट करते हैं। तो सेम स्कैटरर्स हैं, थिन अगर फॉइल के साथ कहीं कंटैक्ट में लेके आते हैं तो क्या कर जाते हैं? स्कैटर कर जाते हैं। तो ये है बेसिकली हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, ये चले आगे। बीटा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स हमारे पास क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अब बात करते हैं बीटा पार्टिकल्स की। तो बीटा हमारे पास होते हैं बीटा पार्टिकल बेसिकली हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज हमारे पास QE इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ऐसे लेते हैं चार्जेस टू मास हमारे पास। तो बेसिकली कितना है? -E है, ऐसे बोल सकते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। बट स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी क्या बोलती है? m इज इक्वल टू m0 1 - v²/c²। ये है बॉडी का रेस्ट मास। आइंस्टाइन ने एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन दी थी हमारे पास, ये रेस्ट मास हो गया ऑफ पार्टिकल। तो स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में अगर हमें मास निकालना है, ये क्या बोलती है थियरी कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है ना, स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसका मास सेम नहीं हो सकता। जो रेस्ट मास है पार्टिकल का, उसके साथ अगर हमें मास ऑफ पार्टिकल निकालना है, मास ऑफ पार्टिकल कहाँ पे निकालना है? एट v स्पीड से मूव कर रहा है। c है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर हम इसमें v पुट कर देते हैं तो मास ऑफ पार्टिकल एट स्पीड v। तो बेसिकली ये है कि मास चेंज हो जाता है, चल रहा है तो मास चेंज होगा, बैठा है तो मास डिफरेंट है। तो हमें ना इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास पता है ये, बट जब वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बन गया, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन का जो मास है दैट इज नॉट डिफाइंड, वो हमारे पास डिफाइंड नहीं है, क्योंकि मूव कर रहा है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। तो अगर हमें रिप्रेजेंट करना है बीटा पार्टिकल को, तो चार्ज टू मास रेशियो, तो चार्ज टू मास रेशियो मतलब हमारे पास क्या हो जाएगी कि कितना इसका चार्ज है और कितना मास है। चार्ज ले लेंगे -1, मास हो गया 0। मास मतलब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स का मास है वो इतना होता है, दिस इज रेस्ट मास। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास, हमने बोला कि जब हम कंपेयर भी करते हैं प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन से, तो हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं, बहुत छोटा है, बट ये तो वैसे ही फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है। और ये रिलेटिविटी क्या बोलती है कि अगर कोई मूव कर रहा है तो स्पीड सेम, तो उसका मास सेम नहीं हो सकता। बैठा है कोई, मास डिफरेंट है, भाग रहा है तेज स्पीड से ये, तो उसका मास डिफरेंट होगा, वेरी कर जाएगा। तो ये हमारे पास फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज हमने ये डिफाइन किया, ये बेसिकली रेस्ट मास है, ये है रेस्ट मास, ये हमने बोल दिया नॉट डिफाइंड है हमारे पास। अब ये इक्वेशन के थ्रू ये चीज जो है प्रूव होती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, कितनी स्पीड से मूव करते हैं बीटा पार्टिकल्स, और बीटा पार्टिकल कहां से निकले। बीटा पार्टिकल, अगर हम बीटा पार्टिकल्स की प्रोसेस करें तो ये न्यूक्लियर फिनोमिनन है, न्यूक्लियस से आए हैं बेसिकली, फ्रॉम दी इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं? फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं? एटम के न्यूक्लियस से ओरिजिनेट हो रहे हैं। न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होता है, कब पढ़ा हमने? इलेक्ट्रॉन तो होता ही नहीं न्यूक्लियस में, तो कैसे पता चला न्यूक्लियस से निकल रहे हैं? तो इसके लिए हमारे पास एक प्रोसेस है कि अगर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में हैं, न्यूट्रॉन जो है वो कन्वर्ट करता है अपने आप को जब प्रोटॉन में। न्यूट्रॉन का चार्ज मास 1 AMU,
प्रोटॉन का चार्ज, प्रोटॉन का मास। अब बैलेंस करने के लिए क्या निकलेगा, ये 1 है, ये 0 है, ये -1, 0। बैलेंस करना है ना चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। 0 है, 1 है, तो -1 किया, 1 - 1 0 हो गया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बैलेंस कर दी, 1, यहां 1 आ गया। अब यहां कुछ नहीं चाहिए तो 0 निकल गया। बीटा पार्टिकल निकला ना, तो मीन्स ये बीटा पार्टिकल कहां से आया, अब न्यूक्लियस से आया। इलेक्ट्रॉन्स तो ऑर्बिट में होते हैं, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से कैथोड रेज निकलती हैं। जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से हमारे पास क्या निकलेंगी, कैथोड रेज निकलेंगी। ये कौन से हैं इलेक्ट्रॉन्स, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ये बीटा पार्टिकल्स हैं, ये न्यूक्लियस से निकले। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो एक बीटा पार्टिकल उसने एमिट किया, तो वो जो उसने बीटा पार्टिकल एमिट किया वो बेसिकली हमारे पास क्या है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए न्यूक्लियर फिनोमिनन है, न्यूक्लियस से निकल रहा है। चलिए आगे क्या होते हैं बीटा पार्टिकल्स, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज मास डिफाइन किया, रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग क्या आता है वैसे डिफाइन किया। ये ओरिजिनेट करता है न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, बट हमने बोला जब हमारा न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो वो एक बीटा पार्टिकल एमिट करेगा, तो वो हो गए हमारे बीटा पार्टिकल्स। नेक्स्ट, कितनी स्पीड, फास्ट तो बोल दिया, कितनी स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट से कम बट अल्फा से ज्यादा, मतलब गामा से कम बट अल्फा से ज्यादा स्पीड। तो मीन्स इनकी जो स्पीड है वो 10⁻⁷ से तो ज्यादा है, मीन्स ग्रेटर देन 10⁻⁷ मीटर/सेकेंड और लेस देन हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। तो अप्रोक्सीमेटली कहीं 2.5 × 10⁸ मीटर/सेकेंड की स्पीड से चलता है। ये क्या है, हमने बोला हमारे पास बीटा पार्टिकल की स्पीड कितनी है, कितनी स्पीड से चलता है, अल्फा पार्टिकल से तेज है, बीटा पार्टिकल से स्लो है। तो मीन्स 2.5 की रेंज, अप्रोक्सीमेटली 2.5 × 10⁸ मीटर/सेकेंड की स्पीड से चला। ठीक है, तो हमने बोला ये हमारे पास क्या आ गया, चार्ज मास न्यूक्लियस से आया, स्पीड। अब बात करते हैं आयनाइजिंग पावर की। तो आयनाइजिंग पावर हमने वहां बोली थी अल्फा पार्टिकल की 100 टाइम्स ज्यादा होती है, तो बीटा पार्टिकल्स की 100 टाइम्स कम हो गई अल्फा पार्टिकल से, है ना। और बीटा पार्टिकल की हमारे पास उसी एक ऑर्डर को अगर याद रखोगे कि अल्फा पार्टिकल की हमारे पास 100 टाइम्स ज्यादा है बीटा पार्टिकल से, और जो हमारे पास अल्फा है उसकी 10,000 टाइम्स ज्यादा है गामा से। तो मीन्स इसकी आयनाइजिंग पावर अल्फा से कम है, अल्फा से कम। मोटिवेट या डिमोटिवेट, माइंड चेंज करने की जो प्रोसेस ये कर रहा है, मतलब आयंस निकालने की जो ये प्रोसेस कर रहा है, चार्ज निकालने की, आयंस बनाने की, तो वो हमारे पास बीटा की कितनी है, कम है अल्फा से, लेकिन गामा से ज्यादा है। सिमिलरली पेनिट्रेटिंग पावर की बात करें तो क्योंकि इसका मास हमारे पास अल्फा से कम होगा तो इसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होगी। तो इसकी पेनिट्रेटिंग पावर हमारे पास 100 टाइम्स दैट ऑफ अल्फा हो जाएगी, 100 टाइम्स ज्यादा पेनिट्रेट करेगा। थोड़ा अल्फा से क्या है, कम मास है, तो मीन्स हमने क्या बोल दिया, अल्फा से कम मास होने की वजह से ज्यादा। मोटू पतलू, मोटू थोड़ा कम अंदर तक जा सकता है, पतलू भाग जाएगा तेज, तो मीन्स उसकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो ज्यादा हो गई। नेक्स्ट, अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट करते थे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में, ये भी तो डिफ्लेक्ट करेगा। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है बट चार्ज तो है तो मतलब डिफ्लेक्शन होगी। तो मीन्स ये हमारे पास इट इज डिफ्लेक्टेड, कहाँ पे, इट इज डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, बट मोर देन अल्फा पार्टिकल, मतलब इसकी जो डेविएशन होगी वो अल्फा से ज्यादा होगी। अल्फा तगड़ा था, डेविएशन कम की, बट डेविएट किया, ये नेगेटिव है बट थोड़ा हल्का हो गया, तो क्या कर जाएगा, डेविएट कर जाएगा आराम से। फिर से बीटा पार्टिकल चार्ज इज टू मास रेशियो -1 0। फिर हमने बोला फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार्ज इतना होता है, मास रेस्ट मास है ये हमारे पास।
रिलेटिविटी ये बोलती है। फिर हमने बोला जो इट ओरिजिनेट करता है फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, कैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो बीटा पार्टिकल निकलेगा, इसी की वजह से न्यूक्लियस है, क्योंकि जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनसे कैथोड रेज निकलती हैं। नेक्स्ट, स्पीड 10⁻⁷ से ज़्यादा, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आयनाइजिंग पावर अल्फा की सबसे ज़्यादा 100 टाइम्स, बस ये याद रख लो, अल्फा की सबसे ज़्यादा, पेनिट्रेटिंग का रिवर्स हो जाएगा। तो अल्फा 100 टाइम्स ज़्यादा पेनिट्रेट आयनाइज करता है बीटा से, और पेनिट्रेट अल्फा कम करता है, तो इसका रिवर्स हो गया। नेक्स्ट, डिफ्लेक्शन होगी, हल्का है तो ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा अल्फा से। अब बात करते हैं इसकी इक्वेशन की। तो इक्वेशन कैसे आई हमारे पास, अगर ये AXZ ये हमारा डिसइंटीग्रेट होगा, बीटा पार्टिकल निकालेगा, तो बीटा पार्टिकल निकालना मतलब 0 -1, साथ में आएगी एनर्जी, एनर्जी के साथ बेटा एक पार्टिकल निकलता है जिसको हम एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं। एंटी न्यूट्रिनो कहां से आया, पहले इक्वेशन कंप्लीट कर लेते हैं। AXZ बैलेंसिंग करनी है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मास, तो यहां Z है, यहां ये -1 है, तो अगर मैं +1 लिख दूंगी, ये +1 और ये -1 वापस से Z दे देगा हमें। लेफ्ट हैंड साइड में Z था, राइट हैंड साइड में -1 था, -1 + 1 से खत्म, Z ही आ जाएगा वापस। और यहां पे हमारे पास मास नंबर में तो कोई फर्क पड़ा नहीं, Y मास नंबर में तो कोई फर्क पड़ा नहीं, तो A एज इट इज। ये बैलेंसिंग हो गई, यहां से यहां आ गए, बीटा पार्टिकल मिल गया, एनर्जी रिलीज हो गई। अब साथ में मिला है एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो बेटा क्या डिफाइन करता है कि हमारे पास यहां पे कुछ दिख रहा है ना, यहां पे हमारे पास बेसिकली अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी की बात करनी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता था, एक बॉडी आई, दूसरी बॉडी आई, कोलाइड की, तो जो सिस्टम का मोमेंटम है बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व्ड होगा, बट सिस्टम का, सिस्टम एज अ होल, ये सिस्टम 2 बॉडीज थी, इनका कंबाइंड मोमेंटम इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन दोनों का कंबाइंड मोमेंटम। बट एक कंडीशन थी बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सटर्नल फोर्स 0 होनी चाहिए, कोई एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे एक्ट नहीं करेगी। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 होगी तो इनिशियल मोमेंटम जो है फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा। तो बेसिकली हमें मोमेंटम कंजर्व करवाना था। मोमेंटम कंजर्व करवाने के लिए हमने क्या बोला, हमारे पास एंटी न्यूट्रिनो है, ये क्या करता है, मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। ये तभी एक्स्ट्रा जो एनर्जी निकली है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की बैलेंस करवाने के लिए, तो हमने बोला ये हमारी प्रोसेस हो गई। कोई भी हमने लिया न्यूक्लियस, उसमें से हमने बोला हमारे पास ये आ जाएगा। जब बीटा पार्टिकल निकला तो इसका मास, इसका जो चार्ज है, एटॉमिक नंबर है, वो कितना हो गया, Z+1। मतलब हमारे पास इसमें -1 + 1 बैलेंस किया तो वापस से Z आ जाएगा, निकल गया बीटा पार्टिकल। एनर्जी रिलीज होगी साथ में, और साथ में क्या आया, एक एंटी न्यूट्रिनो, कंजर्वेशन फॉलो करवाने के लिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करवाने के लिए। मीन्स हमारे पास जो इनिशियल है और जो फाइनल है वो बैलेंस कर जाए, क्योंकि जब इसको नहीं रखते हैं तो हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कुछ डिफरेंस था, कुछ वेरिएशन थी। अगर एनर्जी कंजर्व नहीं थी, मोमेंटम कंजर्व नहीं थी, तो उसको करने के लिए हमें ये लगाना पड़ा। ये है क्या, ये हमारे पास चार्जलेस, मासलेस, चार्जलेस और मासलेस हमारे पास क्या है, पार्टिकल है, एंटी न्यूट्रिनो। चले आगे, हमने बोला बीटा पार्टिकल क्या है, ये है मेरा बीटा पार्टिकल, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, चार्ज, रेस्ट मास। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या बोलती है कि स्पीड ज्यादा होगी तो मास चेंज होगा, रेस्ट वाला नहीं रहेगा। ओरिजिनेट करता है न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस कन्वर्ट हुआ प्रोटॉन्स में, तो साथ में एक बीटा पार्टिकल एमिट किया। फिर हमने बोला हमारे पास आयनाइजिंग पावर, तो आयनाइजिंग पावर अल्फा की सबसे ज्यादा, 100 टाइम्स दैट ऑफ बीटा, तो रिवर्स कर लो, बीटा की कम हो जाएगी 100 टाइम्स। पेनिट्रेशन पावर हल्का है, ज्यादा पेनिट्रेट कर गया अल्फा से, ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा अल्फा से। और स्पीड कितनी है, 2.5 × 10⁻⁷ × 8 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब अल्फा से ज्यादा बट बीटा से कम, गामा से कम, सॉरी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हमारी गामा रेडिएशंस की। गामा रेडिएशंस
गामा रेडिएशंस क्या होती हैं? बेसिकली लाइट है हमारी, उसको हम जैसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, वैसे ही जो गामा है वो एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो गई हमारे पास। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसकी वेवलेंथ किस रेंज में है? गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशंस एक तरह की एनर्जी है, हमने बोला ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। इनकी वेवलेंथ कितनी है? 10⁻⁻⁴ नैनोमीटर। और हमारे पास चार्जलेस, मासलेस तो है क्या फिर? ये चार्जलेस भी है, मास भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी हैं, बेसिकली एक तरह की लाइट भी है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये भी एक तरह की एनर्जी है। चार्जलेस हैं, मासलेस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। स्पेक्ट्रम में किया था गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये करते थे। तो बेसिकली जो हमारी गामा रेडिएशंस हैं, इनकी जो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो एक्सरेज से मैच होती हैं। एक्सरेज कब निकलती हैं? जब ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है, तो मींस व्हेन देयर इज एमिशन ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, तो एक्सरेज निकली। ये किसके साथ है? ये तो न्यूक्लियर फिनोमिनन है ना, तो ऑर्बिटल कैसे हो सकता है? तो ऑर्बिटल वैसे इसकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर हैं एक्सरेज से, बट एक्सरेज का एमिशन तो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से होता है। गामा रेज का कहां से होता है? स्टार्टिंग में सबसे पहले बात की रेडियो एक्टिविटी में, या अल्फा निकलेगा, अल्फा के साथ या गामा होगा या बीटा के साथ गामा होगा, अल्फा के साथ गामा होगा या बीटा के साथ गामा होगा, अल्फा बीटा इकट्ठे नहीं होंगे। तो अल्फा के बाद गामा या बीटा के बाद गामा। तो गामा क्या है? सपोज एक न्यूक्लियस है, डिसइंटीग्रेट किया, उसने दिया एक अल्फा, अभी भी इसके पास एनर्जी बची रह गई, अभी भी इसके पास एनर्जी है, वो एनर्जी रेडिएट होगी इन द फॉर्म ऑफ गामा रेडिएशंस। सपोज कोई न्यूक्लियस है, डिसइंटीग्रेट किया बीटा में, अभी भी इसके पास एनर्जी है, क्या करेगा उस एनर्जी का? घर थोड़ी लेके जाएगा, तो वो हमारे पास क्या हो गई? निकल गई इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, मतलब गामा रेडिएशंस। तो गामा रेडिएशंस क्या है? एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। ये मासलेस होते हैं, चार्जलेस होते हैं। इनकी जो वेवलेंथ की रेंज होती है 10⁻⁻⁴ नैनोमीटर। एक तरह की लाइट है, एनर्जी है। कितनी स्पीड से चलते हैं? स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट से। तो सबसे ज्यादा स्पीड से कौन चला? गामा रेडिएशंस। सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है? गामा रेडिएशंस। सबसे ज्यादा पेनिट्रेट कौन करेगा? गामा रेडिएशंस। तो मींस मैक्सिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर रिलेशन हम कर चुके हैं। कितना? तो हमने तीनों का किया, अल्फा बीटा का कैसे हमारे पास है? मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर, सबसे ज्यादा पेनिट्रेट करते हैं। और मिनिमम आयनाइजिंग पावर रिलेशन किया ना अल्फा बीटा गामा का, तो रिवर्स ऑर्डर लगा दो उसका, तो ये हो गया मिनिमम आयनाइजिंग पावर, मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर, मिनिमम आयनाइजिंग पावर। मैक्सिमम आयनाइजिंग किसकी होती है? अल्फा की। बस रिवर्स ऑर्डर, अगर एक याद कर लिया तो बाकी अपने आप हो जाएंगे, पर वो प्रॉपर्टीज लर्न होनी चाहिए। अगर अल्फा की अच्छे से की है तो कुछ कुछ कोरिलेशन करके हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मींस गामा रेडिएशंस एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, मासलेस होती हैं, चार्जलेस होती हैं, 10⁻⁴ नैनोमीटर वेवलेंथ है, एक तरह की एनर्जी है, लाइट है। जब हमने ये पढ़ा था तो ऑलमोस्ट एक्सरेज के साथ इनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज मैच करती हैं, बट एक्सरेज तो है एमिशन ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है? ओरिजिनेट्स फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर फिनोमिनन है, फ्रॉम द न्यूक्लियस। कैसे? अल्फा डिके हुआ, मतलब अल्फा रेडिएशंस निकली, एनर्जी फालतू रह गई, चलो एक गामा सही। बीटा हुई, बीटा रेडिएशंस निकली, चलो साथ में गामा सही। तो मतलब ऐसे करके गामा रेडिएशंस आ गई। तो अगर हमारे पास कोई ऐसे न्यूक्लियस है, ये है पेरेंट न्यूक्लियस, कन्वर्ट होगा जब डॉटर न्यूक्लियस में, तो इसके पास कुछ भी कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होती, बस सिर्फ एनर्जी आ गई इन द फॉर्म ऑफ गामा
रेडिएशंस। ना एटॉमिक नंबर चेंज होगा, ना मास नंबर चेंज होगा, मतलब ना नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हमारे पास चेंज हो रहे हैं, कुछ वेरिएशन नहीं आ रही। तो एक तरह की एनर्जी रिलीज हो गई। हमने क्या बोला, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, मासलेस होते हैं, चार्जलेस होते हैं, इतनी वेवलेंथ की रेंज में होते हैं, और एक तरह की लाइट है, एनर्जी है, न्यूक्लियस से ओरिजिनेट करते हैं। क्योंकि कुछ कुछ प्रॉपर्टीज एक्सरेज जैसी हैं, बट एक्सरेज तो एमिशन है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स का। स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सबसे ज़्यादा स्पीड, सबसे ज़्यादा तेज। तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट करेंगे? नो, नॉट डिफ्लेक्टेड, क्योंकि अनचार्ज्ड हैं। Deflected in electric and magnetic field, but maximum penetrating power, maximum energy, maximum ionizing power है इनकी। मैक्सिमम एनर्जी होने की वजह से ना फटाफट भाग जाते हैं, फटाफट भाग जाएंगे इधर उधर, मिनिमम कोलिजन्स करेंगे। लेकिन अल्फा मोटा तगड़ा था, इसका मास क्या है, ज़्यादा है, हैवियर है, तो मीन्स ये हैवी है, एनर्जी थोड़ी कम है इससे, एनर्जी लेस देन गामा है, तो बहुत कोलिजन्स करेंगे, मोर कोलिजन्स। ये क्या करते हैं, और एनर्जी जल्दी से डाई आउट भी कर जाती है। पेनिट्रेट किया, ख़त्म, धस गए, बस ख़त्म बात। चलिए बेटू, बाय।